Namaskar, मैं नरेश शौकीन. Kindly spare not more than 10 minutes and watch the complete video. I assure you, you won't feel let down by the contents of the video. दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आया नीतीश गया नीतीश का जिक्र किया था. सुशासन बाबू से लेके पलटू राम तक का उनका करिश्माई राजनीतिक करियर, अगर उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह नहीं मिली तो सच में मुझे हैरानी भी होगी और निराशा भी. बहरहाल मैं पॉलिटिकल मोरालिटी या राजनीतिक अवसरवादिता पे कोई भाषण नहीं देने जा रहा हूं. मेरे जहन में लगातार कल से एक सवाल उठ रहा है. मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि उस सवाल पे गौर करें और उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें. ऐसे वक्त में जब पूरा देश राम में है, ऐसे टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, ऐसे वक्त में जब ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल के विकास की धूम देश में नहीं पूरे विश्व में मची हुई है, तो ऐसे वक्त में बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करने के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है. आपने भी वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं देखे होंगे. ज्यादा पुरानी बात नहीं है. 1 साल पहले के करीब बिहार के नवादा में हजारों लोगों की भीड़ को होम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमेशा के लिए. नीतीश बाबू ने क्या कहा पिछले 1 साल के दौरान, 2 साल के दौरान, मैं उसको इग्नोर करें. मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाना बेहतर होगा, मैं उस पे नहीं जाना चाहता. लेकिन बीजेपी को क्यों आन पड़ी है नीतीश कुमार की जरूरत, जिसकी क्रेडिबिलिटी आज के वक्त बहुत नीचे है. और बिहार का जो यूनिट है भाजपा का, पूरी स्टेट लीडरशिप, कहते हैं, मजाक में कहते हैं, जैसे शिवानंद तिवारी ने कल बोला कि स्टेट बीजेपी ऑफिस का चौकीदार भी नहीं चाहता कि नीतीश कुमार भाजपा में आए. ऐसे में पिछले 2 दिन में जो ड्रामा चल रहा है उसकी जरूरत क्यों? आखिर ऑल ऑफ अ सडन नीतीश कुमार बीजेपी के लिए इतने इंडिस्पेंसेबल क्यों हो गए? क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को 2004 का शाइनिंग इंडिया कैंपेन का भूत सता रहा है? जी हां, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं. आपको पता होगा दोस्तों, 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे. आम चुनाव होने वाले थे. अप्रैल से मई में आम चुनाव हुए थे और भाजपा ने या एनडीए ने शाइनिंग इंडिया कैंपेन चलाया था. एक अनुमान है कि करीब 20 मिलियन US$ उस पे खर्च हुआ था. एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी जिसने ये कैंपेन चलाया था. ग्रे वर्ल्ड वाइड के नाम से एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी जिसको इसका ठेका दिया गया था. और उस दौर में भाजपा के जो मुख्य रणनीतिकार थे मरहूम प्रमोद महाजन, उनका ब्रेन चाइल्ड ये बताया जाता है. और जो प्रताप सुदन, जो एक क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, जो स्लोगन्स थे शाइनिंग इंडिया कैंपेन में और जो एडवर्टीजमेंट्स बननी थी, जो भी पब्लिसिटी होनी थी, वो उनके जिम्मे थी. तो इतना जबरदस्त कैंपेन चला था और मैंने पर्सनली शाइनिंग इंडिया कैंपेन को बहुत करीब से महसूस किया था. बिकॉज 2004 के आम चुनाव में मैं प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा
का ऑफिशियल मीडिया कोऑर्डिनेटर था। मैंने उनके साथ काम किया था। आप जानते होंगे प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, जो उस टाइम साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट से बीजेपी के कैंडिडेट थे, 1967 में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर यानी कि जो चीफ मिनिस्टर का इक्विवेलेंट पद है उस पे रह चुके थे। बहुत बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के थे। उस वक्त हम कोई भी जो इस कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ था ये मानने को तैयार नहीं था कि प्रधानमंत्री वाजपेयी पुनः एनडीए को जिताकर नहीं लाएंगे, और सबको ये यकीन था कि उस आम चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत होने जा रही है। और एक दिलचस्प वाकया मैं बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मार्च 2004 में वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में, पाकिस्तान के मुल्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए पहली अपनी ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, जिसके बाद उनको सुल्तान ऑफ मुल्तान खिताब दिया गया और 309 रन उन्होंने बनाए थे। एक पब्लिक मीटिंग में उस 2004 का जो चुनावी कैंपेन चल रहा था, एक पब्लिक मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने टिपिकल मजाकिया अंदाज में कहा भी था कि वीरेंद्र सहवाग ने 309 बनाए हैं और मैं यकीन दिलाता हूं कि एनडीए को इन आम चुनाव में 310 लोकसभा सीटें मिलेंगी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? एनडीए बुरी तरह हार गया। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स में से सिर्फ प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा विजय हुए थे। क्या ऐसा तो नहीं कि वो शाइनिंग इंडिया कैंपेन का फेलियर आज बीजेपी लीडरशिप को सता रहा है? ये नीतीश कुमार को कल्टीवेट करने से पहले भाजपा की टॉप लीडरशिप कई बार ये दावा कर चुकी है कि मौजूदा हालात को, राजनीतिक हालात को देखते हुए एनडीए को मिनिमम 400 सीटें, अब की बार 400 पार का उनका नारा है, वो मिलने जा रही है। तो क्या कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या बीजेपी लीडरशिप के पास ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि जो नजर आ रहा है कि भाई एक तरफा हवा बह रही है, एक तरफा लहर चल रही है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में, कहीं उसमें कुछ शक तो नहीं? कहीं उनको ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं मिली कि शायद जमीनी हकीकत कुछ और है? जैसे कि 2004 में जो सतह पे अगर आप उस टाइम देखते तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि एनडीए हार जाएगी, लेकिन परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत सामने आए। खैर, ये एक सवाल है कि इतना कुछ कॉन्फिडेंस या इतना कुछ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद आखिरकार क्यों बीजेपी फिर से उस नेता को अपने पाले में लाने के लिए तैयार होगी जिसकी क्रेडिबिलिटी आज के दिन बिल्कुल नोज डाइव कर चुकी है। और भले ही उन्होंने बिहार में वो कुछ सीटों में मदद दे सकें, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ओपिनियन है कि शायद अब की बार नीतीश का एनडीए में जाना बैकफायर करेगा, उनके ऊपर बूमरैंग करेगा और शायद बीजेपी को उसका कोई चुनावी फायदा ना हो सके। एक आखिर में जो एक पोस्टर कैंपेन
जेडीयू ने पटना में चला रखा है, होर्डिंग्स लगाए हैं कि नीतीश सबके हैं, ये जस्टिफाई करने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पलटी नहीं मार रहे हैं, वो तो एनडीए के भी हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बिवेयर ऑफ द मैन हु सेज कि वो सबका है, क्योंकि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो सबके हैं, वो मुकम्मल तौर पर किसी के भी नहीं होते। नमस्कार।